गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? नवजीवन टीटी कॉलेज गरसाना। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और शिक्षण और प्रवीणता, बीएसटीसी द्वितीय वर्ष, इकाई 6 और अध्याय है आज भाषा की संरचना और व्याकरण। तो शुरुआत करते हैं भाषा से। तो भाषा यानी कि भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। व्याकरण में वी प्लस आ यानी कि दो उपसर्ग लगकर करण मूल शब्द है इसका। और व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है यानी व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा शुद्ध बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपने व्याकरण। तो व्याकरण शुरू करने से पहले अपने देखते हैं ध्वनियां। सबसे पहले आती है वर्णमाला। वर्णमाला में ध्वनियां, ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण के बाद में शब्द और शब्द के बाद में पद और पद के बाद में आता है वाक्य। तो ध्वनि यानी कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ध्वनि भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ध्वनि। और लिखित या लिपि की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वर्ण, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ध्वनि। और लिखित या लिपि की दृष्टि से मानी जाती है वर्ण। और फिर आता है शब्द यानी कि वर्णों का सार्थक समूह होता है। वर्णों का सार्थक समूह है। जैसे कई बार क्या होता है कि वर्ण भी सार्थक नहीं होते। जैसे मैंने लिख दिया मकल, ठीक है, ये वर्णों का समूह तो है लेकिन वर्णों का सार्थक समूह नहीं है। अब सार्थक समूह कैसे होता है? जैसे कमल लिख दिया तो ठीक है, ये कमल है जो वर्णों का सार्थक समूह है और उसे क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के बाद में आता है पद, यानी कि जब वर्णों का सार्थक समूह है शब्द और वही शब्द जब व्याकरणिक दृष्टि से नियमों में बंध जाता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द और वही शब्द व्याकरणिक दृष्टि से नियमों के अंदर बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद। और उसके बाद में आता है वाक्य। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य होता है शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध समूह। शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध, यानी कि शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई तो मानी जाती है ध्वनि, ठीक है, और लिखित रूप या लिपि की दृष्टि से माने जाते हैं वर्ण। और वाक्य यानी भाषा की बड़ी इकाई, इसको क्या कहते हैं? पूर्ण इकाई। यानी कि भाषा की दृष्टि से पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य। ठीक है। तो अब अपने शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होता है? वर्णमाला के अंदर व्याकरण हमेशा शुरुआत होती है वर्णमाला से। और वर्णमाला में दो चीजें आती है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन आते हैं। तो स्वर अपने व्याकरण के अंदर स्वर माने जाते हैं 11। स्वर कितने होते हैं?
11 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11। तो अपनी बात करते हैं स्वर पे। तो स्वर में देखिए, स्वर 11 होते हैं, लेकिन ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे रचना, उत्पत्ति के आधार पर। रचना उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मूल स्वर, एक तो होता है मूल स्वर, दूसरा होता है जिसको अपने संधि स्वर भी कह सकते हैं, संधि स्वर। और संधि स्वर के अंदर भी 2 होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के माने जाते हैं। और मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं मूल स्वर। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इन दोनों को क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर। तो अब दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? जो यानी कि समान स्वरों के मेल से बनते हैं। जो क्या बनते हैं? समान स्वरों के मेल से। अब मूल स्वर 4 हो गए। अब मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर उसे कहते हैं जिनके खंड नहीं हो सकते, उसे मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, संधि स्वर, इनको संधि स्वर भी कहते हैं। जिनके यानी कि खंड हो सकते हैं, उन्हें संधि स्वर यानी कि दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में 3 होते हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ई। आ, बड़ी ई और बड़ा ई होता है। इनको समान स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 समान स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे आ होता है ए प्लस है, ई होता है ई प्लस ई, और उ होता है उ प्लस उ। ये 3 होते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ये यानी कि होते हैं असमान स्वरों के मेल से बनते हैं, असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए, आई, ओ और औ, ये तो समान स्वरों के मेल से बनते हैं, ये असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए बनता है तो ए प्लस ई से, आई बनता है ए प्लस ए से, ओ बनता है ए प्लस उ से, और औ बनता है ए प्लस ओ से। तो इसको असमान स्वर भी कहते हैं। स्वर, स्वर मेन बात होती है स्वर। स्वर पे क्या होता है? स्वर यानी कि वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, स्वतंत्र ध्वनियां होती है। अब जैसे किसी स्वर का अपने उच्चारण करते हैं, तो जब अपने फेफड़ों से हवा मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, आपात गति से निकलती है, और किसी प्रकार का संघर्ष यानी घर्षण नहीं होता, और वे स्वतंत्र ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर। व्यंजन, व्यंजन जब इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जैसे अपने इन ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो जब अपने फेफड़ों से श्वास बाहर आती है, तो मुंह के अंदर जीभ के ऊपर इसमें क्या है? घर्षण होता है, संघर्ष होता है, तो इसलिए इसको व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर जिस व्यंजन में स्वर नहीं होगा वो अशुद्ध व्यंजन होगा। जैसे अपने कहते हैं कि कै, ये कै है, तो कै पे क्या होता है? अब ये कै अधूरा है, क्योंकि कै के नीचे एक तिरछी रेखा लगी हुई है, और उस रेखा को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और ये हलंत है। अब इसके अंदर ए अपनी ए स्वर जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? कै बन जाएगा, और ये शुद्ध व्यंजन होगा।
तो अपने स्वरों का वर्गीकरण कहते हैं। तो स्वरों में रचना की उत्पत्ति के आधार पे तो ये मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हो गए। अब बात आती है कि स्वर और भी होते हैं, जैसे उच्चारण दृष्टि के आधार पर या उच्चारण की दृष्टि के आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो वो कई प्रकार से होते हैं। दूसरा आता है उच्चारण की दृष्टि के आधार, उच्चारण की दृष्टि के आधार पर, उच्चारण की दृष्टि के आधार पर स्वर होते हैं। कंठ्य स्वर होते हैं, तालव्य स्वर होते हैं, ठीक है। मूर्धन्य कंठ्य स्वर में ए आ जाता है। तालव्य स्वर होते हैं, तालव्य स्वर में ई आता है। मूर्धन्य स्वर होता है, मूर्धन्य स्वर में री आता है, ठीक है। औष्ठव स्वर होता है तो औष्ठव में आते हैं उ होते हैं। कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य यानी कि जिन ध्वनियों का अपने उच्चारण करते हैं कंठ और तालु से उच्चारण होता है उनका, तो वो कंठ तालव्य होता है। तो उसके अंदर ए और ऐ आता है। एक आता है कंठोष्ठ, यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और होठ से होता है, तो उसमें आते हैं ओ और औ। तो इस प्रकार के इनका वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। अब आते हैं 3 नंबर होठ के आधार पर। होठों के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं वर्ताकार और एक होता है अवर्ताकार। वर्ताकार को वृत्तमुखी भी बोलते हैं और अवर्ताकार को अवृत्तमुखी भी बोलते हैं। वर्ताकार, वर्ताकार, अवर्ताकार। वर्ताकार जिन ध्वनियों का उच्चारण करने से अपने होठ एकदम गोल हो जाते हैं उनको कहते हैं वृत्ताकार। और वृत्ताकार में क्या होता है? उ, ओ, ठीक है। अवर्ताकार में बाकी जो स्वर री को छोड़ के बच गए, ए आ, ई ए ऐ, ये होते हैं अवर्ताकार। ये होते हैं अवर्ताकार, इनको बोलते हैं अवर्ताकार। तो ये तीसरा होता है होठों के आधार पर। चौथा इनका वर्गीकरण लेते हैं तो वो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर होता है। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 नंबर अपने लेते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विवर्त, 2 होता है अर्धविवर्त, 3 नंबर हो गया संवर्त और 4 हो गया अर्ध संवर्त। विवर्त में सिर्फ आ आता है और अर्धविवर्त में आता है ए, ऐ और औ आता है। संवर्त स्वर में आते हैं ई और ए, ठीक है, ई और ओ स्वर। अर्ध संवर में आते हैं ए और ओ। तो इस प्रकार से उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इनका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब आते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की संख्या होती है 52, यानी कि 52 होती है। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और जैसे अपने उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं, उच्चारण के आधार पर। जैसे अपने कंठ हो गए, कंठ में क, ग, घ और अड़, ठीक है। तालव्य में च, छ, ज, झ और य। मूर्धा में, मूर्धन्य में होता है ट, ठ, ड और ढ और अ, ठीक है।
दंतस्थ में, दंतस्थ में होता है त, थ, द, ध और न। ठीक है, फिर आते हैं औष्ठव। औष्ठव में क्या होता है? प, फ, व, भ और म। ठीक है, उसके बाद में अंधस्थ होते हैं। अंधस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल और व। और उसके बाद में 4 और होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, श और है। फिर आते हैं 4 संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर 4 माने गए हैं। संयुक्ताक्षर होते हैं 4, क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। ये 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पे माने, उच्चारण के आधार पे कंठ क वर्ग हो गया, तालव्य च वर्ग हो गया, मूर्धन्य ट वर्ग हो गया, दंतस्थ द वर्ग हो गया, औष्ठव प वर्ग हो गया, अंतस्थ या रैलव्य हो गया और ऊष्म हो गई श और है। और अब आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्षेत्र ज्ञ और श्रय, यानी संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं इसको। यानी कि ये 2 असमान व्यंजनों के योग से बनते हैं। संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं? 2 असमान व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसे अपने क्ष पे लेते हैं, क्ष पे लेते हैं तो क्ष किससे बनता है? क हलन प्लस स हलन प्लस ए से बनता है। अब अपने लेते हैं त्र, त्र बनता है त हलन प्लस र हलन प्लस ए से। फिर अपने लेते हैं ज्ञ, ज्ञ किससे बनता है? ज हलन प्लस य हलन प्लस ए से। अब आता है आपका श्रय, श्रय बनता है श हलन प्लस र हलन प्लस ए से, श्रय। यानी कि इनको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। अब अपने आगे चलते हैं व्यंजन के ऊपर। आगे अगर हम जारी रखेंगे तो व्यंजन भी अब विकास के आधार पे, जैसे कंठ थे तो कंठ को अपने कोमल तालु भी बोलते हैं। कंठ जो कंठस्थ था ना, जो क वर्ग था उसको कोमल तालु भी बोला जाता है। ठीक है, और जो था च वर्ग को कठोर स्पर्श संघर्षी, 2 प्रकार के नाम इसके हो रहे हैं, कठोर और स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। ठीक है, फिर मूर्धन्य में री आता है और इधर ट है वो ट वर्ग आता है। ठीक है, तो अब हमने बात कर रहे थे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर तो हो गए 11 और व्यंजन हो गए 33 व्यंजन माने जाते हैं। यानी कि क से प तक तो वर्गीय व्यंजन हो गए, 5 × 5 25 वो हो गए, और अंतस्थ 4 हो गए और 4 आपके हो गए उसमें व्यंजन, तो 25 और 8 33 व्यंजन। ठीक है, अब 52 होते हैं टोटल, कुल वर्ण होते हैं 52, तो ये तो 33 और 11 44 हुए। अब इसमें आते हैं संयुक्ताक्षर, आते हैं 4 क्या आते हैं? संयुक्ताक्षर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अ योग वा है, जो स्वर के लास्ट में होते हैं ना, अ योग वा है। अ योग वा कितने होते हैं? 2 होते हैं, और वो 2 कौन कौन से होते हैं? ए के ऊपर अनुस्वार, इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, और एक होता है ये विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको अनुस्वार। तो 2 ये हो गए अ योग वा है। ठीक है, एक 2 होते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त होते हैं 2। ठीक है, उत्क्षिप्त को क्या बोलते हैं? इनके भी कई नाम हैं,
जैसे इसको एक तो ताड़न जात बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं, द्वित्व गुण भी बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं और द्विस्पष्ट भी बोलते हैं। द्विस्पष्ट यानी इनके कई नाम हैं, द्वित्व गुण, द्विगुण, द्विस्पष्ट और ताड़न जात। ठीक है, उत्क्षिप्त 2 हो गए, तो ये टोटल हो गए अपने 52। ठीक है, तो ये होते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। ताड़न जात। ठीक है, तो आज इतना ये वर्गीकरण हो गया स्वर और व्यंजन का और भाषा की संरचना और व्याकरण के आधार पर। धन्यवाद।